नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। जैसा कि हम लोग प्रेमचंद घर में पढ़ रहे थे, तो आज उसी कड़ी में एक अगली वीडियो है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रेमचंद घर में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और हम भी यहाँ पे पहले से ही मार्क कर लिए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा देंगे ताकि जल्दी जल्दी किताब ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं खाना आप लोग नोटबुक एक रख लीजिएगा साथ में, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर हो कथन हो वो आप नोट डाउन करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं खाना पका चुकती तो मुझे लिए हुए अपने कमरे में जाते, मुझे पढ़ने के लिए कोई अच्छी चीज़ देकर तब आप लिखना शुरू करते। खाना खाते हुए मुझे उनके पास बैठना ही पड़ता, चाहे कोई भी पकाता। उनको अकेले खाना अच्छा ना लगता था। वे खाते समय काफ़ी गपशप करते थे। लीडर रोज़ पढ़कर वे मुझे सुनाते थे। लीडर पढ़कर सुनाते थे, ये नोट डाउन कर लीजिए कि लीडर अखबार था या मैगजीन, शायद अखबार ही हो, उस समय छपती होगी। तो लीडर पढ़कर सुनाते थे, तो लीडर मैगजीन या अखबार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं पास न होती तो मुझे बुला लेते और उसे पढ़कर हिंदी में अनुवाद कर मुझे सुनाते, जिसमें मैं अंग्रेजी न जानने की चिंता न करूं। इसलिए मैं कभी उर्दू और अंग्रेजी न पढ़ लेने के कष्ट का अनुभव न करती। मुझे शहर ही में अगर कहीं जाना होता, वे मेरे साथ वहां तक जाते, दरवाजे तक मुझे पहुंचाकर वापस आते। मेरे जेल जाने की पहले की स्थिति। लखनऊ। पहले जब मैं कांग्रेस में काम करने लगी, जुलाई का महीना था, मैं चुपके चुपके काम करती। मैं क्या काम करती यह घर में कभी जाहिर न करती। देखिए, शिवानी देवी कांग्रेस में भी काम करती थी, तो क्योंकि मुझे डर था कि उनको मालूम होने पर वे मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे, और बहुत मुमकिन था कि वे जल्दी से जल्दी जेल चले जाते, क्योंकि वो पहले ही से जेल जाने के लिए तैयार थे। जब जब बात होती तब तब यही कहते थे कि अब की बार मुझे जेल अवश्य जाना है। फिर अब तुम लोगों को खाने की भी कमी नहीं है और कुछ नहीं होगा, तो मेरी किताबों की रॉयल्टी तो मिल ही जाएगी। मैं प्रेस मैनेजर को लिखता जाऊंगा तो तुमको कम से कम 100 तो दे ही देंगे। मैं बोली, अभी तक तुम्हारी रॉयल्टी की 100 कौड़ी तो मिली नहीं। 100 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अरे भाई, जब तक काम चलता रहता है तब तक रुपये की तरफ किसी की निगाह भी तो नहीं जाती। मैं कम से कम एक एक दिन में 2 मोहल्लों की मीटिंग अटेंड करती थी और भाषण देती थी। पर मैंने अखबारों में अपना नाम देने की रोक लगा दी। मैंने इस डर से रोक नहीं लगाई थी कि गवर्नमेंट मुझे गिरफ्तार करेगी, बल्कि इसलिए कि एक दो स्त्रियों में यह वहम हो गया था कि मैं उनसे आगे हूँ और मैं जो काम करती हूँ उसमें मेरा नाम होता है। मेरी आत्मा इस बात को गवारा नहीं करती थी कि मेरा नाम हो और जो दिन भर मेरे साथ और मुझसे ज़्यादा काम करे उनका न हो। इसको मैं पहले से बुरा समझती थी और अब भी समझती हूँ। साथ ही उससे काम की रफ्तार कम होने का खतरा भी था। इसके बदले में मुझको उन स्त्रियों से खास सहानुभूति थी जो कि मेरी चीज़ थी और काम बिना भाव विवेक के बड़ी तेज़ी के साथ सब करने को तैयार रहती थी। दूसरे, मैं उनसे यह छिपाना चाहती थी कि मैं उस आंदोलन के काम को बढ़ाना चाहती, मगर इनको इसका हाल कांग्रेस के दफ्तर से मालूम हो जाता। जब मैं रात को घर लौटती तो बहुत डरते डरते घर में आती और आते ही घर के कामों में लग जाती। तो मतलब ये सब बातें चल रही हैं। फिर आगे, हाँ, यहाँ नमक कानून। सन 1930 की लखनऊ की बात है। महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने दांडी गए थे। जब शहरों में महात्मा गांधी की जय की धूम मची हुई थी, उन दिनों हम लोग भी लखनऊ में थे। वह माधुरी का संपादन करते थे। प्रेमचंद जी माधुरी पत्रिका का संपादन करते थे। अप्रैल का महीना था। मेरे दरवाजे पर अमीनुद्दौला पार्क था। उसी जगह रोज़ स्वयं से सेवक आकर नमक बनाते और ऐसा मालूम होता था कि सारा लखनऊ उसी जगह उमड़ आता था। उन्हीं के साथ साथ पुलिस में हथियार के साथ पहुंच जाती थी। तो ये नोट डाउन किया कि महात्मा गांधी दांडी गए थे, लखनऊ में वो लोग थे और माधुरी का संपादन करते थे प्रेमचंद। 20 जुलाई को स्वरूप रानी नेहरू लखनऊ आई थी और उनका भाषण सुनने में गई थी। हिंदुस्तान के बड़े बड़े आदमी, मेरे ख्याल से सभी जेलों में जा चुके थे।
जवाहरलाल जी भी जेल में थे। माता स्वरूप रानी नेहरू के भाषण में वह जोर था, वह दर्द था, वह गर्मी जो शायद मुर्दों में भी जान डाल सकती थी। मुझ जैसे मुर्दा दिल को भी कुछ गर्मी मिली और मैंने भी अपने कर्तव्य की तरफ कदम बढ़ाया। माता स्वरूप रानी नेहरू ने स्त्रियों के सामने उनका कर्तव्य बताया। उसमें बहुत सी स्त्रियों ने हस्ताक्षर किए और उसमें मैंने भी अपना नाम दिया। उसी दिन से मैंने भी काम करना शुरू किया। पहले महिला आश्रम नहीं था। उन्हीं दिनों 11 स्त्रियों ने मिलकर महिला आश्रम कायम किया। सब स्त्रियां 12 बजते बजते आश्रम में पहुंच जाती थी और उनमें मैं और मेरी लड़की भी रहती थी। पहले शुरू का काम था, स्त्रियों में काफ़ी घबराहट थी, मुझे भी काफ़ी घबराहट होती। मुझे अकेले घर लौटना होता, तब मैं घबराई हुई रास्ते में चलती थी। शुरुआत देखिए यहाँ से कि लोग अपना आश्रम शुरू किए। और जब भी कोई नया स्टेप ले जाएगा तो थोड़ा सा घबराहट तो होगा ही, थोड़ा सा हिचकिचाहट होता ही है। जैसे अभी हम पहला बार किसी को पढ़ा रहे हैं या यूट्यूब पे लेक्चर बना रहे हैं तो मेरे अंदर भी हल्का हल्का घबराहट रहता है। आपको महसूस भी होता है क्योंकि उतना क्लैरिटी नहीं मिल पाता होगा आप लोग को। तो शुरुआत में रहता ही है। आप भी शुरू में जब तैयारी शुरू किए होंगे तो आपको भी थोड़ा घबराहट, थोड़ा बेचैनी, और जब अच्छे से एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है उसका बात ही अलग है। वो किसी ऑनलाइन नोट्स पढ़ने से नहीं आएगा। उसको आपको कंटेंट पढ़ना होगा, उसको आपको रिवीजन करना होगा, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आगे चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको पहले से ही मार्क कर चुके हैं ताकि पढ़ाते वक्त ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक जीवनी है और इसमें, और शिरानी देवी कोई साहित्यकार तो है नहीं, वो अपने तरीके से जो भी उनको जिस तरह से याद आया वो लिखती चलेगी। और इसमें ज़्यादातर बात ही है, मतलब एक समझिए कि बातों का एक जीवनी है। खास करके उनका पर्सनल जो उनके साथ रिश्ता था प्रेमचंद जी का, उनसे रिलेटेड ही इन्होंने ज़्यादातर लिखा है। तो इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट कथन कम है और पर्सनल बातें ज़्यादा हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं। लखनऊ विश्वामित्र का एक लेख। हम अक्सर साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर विवाद करते, उनमें मैं स्त्रियों का पक्ष हमेशा लिया करती थी। कभी कभी मैं स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़कर झल्ला पड़ती थी और उनसे कहती कि आप इनका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं खुद इनका जवाब दूंगी। तब आप खुद अगर न लिखते तो मुझे रोकते थे। स्त्रियों का खुद अपनी सफाई देना अच्छा ना होगा, मुझसे कहते। मैं कहती फिर कौन जवाब देगा। एक बार मैंने विश्वामित्र में स्त्रियों पर एक लेख पढ़ा। यह कोई 15 साल की बात है। न मालूम क्यों वे महाशय स्त्रियों पर झलाए हुए थे। मैं उसे पढ़कर उनसे बोली कि इसका जवाब आप लिखिए, नहीं तो मैं खुद लिखूंगी। तो आप बोले बहुत सी औरतें हैं लिखेंगी। मैं बोलती आपके ऐसा कहने पर मुझे दुख होता है। जो उस तकलीफ को महसूस कर रहे हो वह क्यों उसे छोड़ दे। पुरुष का जवाब देना अच्छा होगा, न कि तुम्हारा। पुरुषों में सबसे बड़े लेखक तो आप हैं, फिर क्यों जवाब नहीं देते। तब आप बोले मैं किसी को बुला दूं, जैसा तुम कहना वो लिख देगा। शास्त्री जी को बुला दूं। मैंने बोला बुला दीजिए। और पड़ोस में थे ही, आते आते बोले कहिए मेरी क्या ज़रूरत थी। आप बोले आपको बुलाया है। मैं वो पत्रिका हाथ में ली हुई थी। मैं उनके हाथ में पत्रिका देती हुई बोली जरा इस लेख को देखिए। उस लेख का शीर्षक था आजकल हमारी देवियाँ किधर जा रही हैं। तो यह याद रखिएगा कि उस लेख का शीर्षक क्या था कि आजकल हमारी देवियाँ किधर जा रही हैं। वे स्त्रियों से अलग रहते हैं, जाति एक ही है। क्या स्त्री जाति पुरुष मात्र से दुश्मनी कर ले तो वह जीवित रह सकती है। ये महाशय शायद स्त्री से नहीं पैदा हुए या स्त्रियों का प्यार इन्हें नहीं मिला। मैंने देखा इन बातों को सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू छलछला आए। शास्त्री जी को भी बुरा लगा और वे कहने लगे कि मैं इसका मुंह तोड़ उत्तर लिखता हूँ। आप बोले आप जल्दी से लिख दीजिए, मैं माधुरी में उसे निकाल दूँ। मैं कौन जाने, आप लोग भी तो पुरुष हैं, चांद में न भेजिए। शास्त्री बोले आप तो ऐसा कहते जैसे हम सब के सब मतिभ्रष्ट हो। आप बोले भाई सजा तो हमें भुगतनी पड़ी, वह तो लिख कर दूर हो गया। 4-5 दिनों के बाद शास्त्री जी उसे लिख कर लाए। मैंने कहा पहले आप इसे सुना दीजिए। तो आप बोले लिखा तो गया ही है, पढ़ लीजिएगा। मैं अगर इसमें एक शब्द कटा तो आप जाने। लेख तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वह लेख माधुरी में निकला। पुरुषों में बड़ा हो हल्ला रहा मगर किसी को जवाब देने की हिम्मत न पड़ी। स्त्रियों ने बधाई भी दी उस लेखक को। मैंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और माधुरी ने पुरस्कार दिया।
तो आजकल हमारी देवियाँ किधर जा रही हैं, शीर्षक से लेख था और माधुरी में उसका जवाब छपा। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा जो भी इम्पोर्टेंट कथन हम बोले उसको। तुम ही बताओ उसके जीवन में क्या है, उसको तुम सुखी समझते हो? तुम समझो, मैं तो नहीं समझूंगा। मैं उसे ही सुखी समझूंगा जिसका पति मर गया है। कम से कम उसमें जो प्रेम था, अपनापा था, वह तो उसके साथ है। उसके लिए अब क्या रहा? उस सधवा के हाथ तो कुछ नहीं लगा, जलना और नफरत बस। उस विधवा को तर्पण है, जलन है, मगर विधवा के दिल के अंदर जो अपनापा और प्रेम के अंकुर जमा हो गए हैं वही उसकी स्थायी संपत्ति है। उसके मरने पर ही वह दूर हो सकेगा। जो उसके दिल के अंदर स्मृति है वही उसके जीवन की स्थायी और अमूल्य वस्तु है। जिसके जीवन में ये चीज़ें मिल जाएं, उसे और किस चीज़ की ज़रूरत हो उसका अंदाज़ लगाओ। जिसे घर में जीवित पति जला रहा है। मुझे क्या मालूम था कि इन बातों को याद करके एक दिन मुझे रोना पड़ेगा। उनके संबंध की सारी स्मृतियों को मन में संजो कर संतोष करना पड़ेगा। वाह रे किस्मत, तू सब कुछ करवाती है। तेरे हाथ का खिलौना सभी को बनना पड़ता है। मेरे स्वामी ने कहा था कि अस्थायी चीज़ स्मृति होती है और कुछ नहीं होता है। ये देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि अस्थायी चीज़ स्मृति होती है और कुछ नहीं होता। केवल वही चीज़ अस्थायी है। एक दिन वे थे जब दुनिया भर के वाद विवाद पर घंटों बहस होती। उस समय वे बातें व्यर्थ की बहस मालूम होती थी। आज उन्हीं को सोच सोच कर लिखने बैठी हूँ। हालांकि उन बातों को सोच कर हृदय पर छुरियां से चल जाती है, मगर फिर भी उन्हें याद किए बिना नहीं रहा जाता। उनको सोचने में जो एक झलक से दिखाई पड़ जाती है वह बीते हुए सुखों की एक स्मृति है। मुझे विवश होकर लिखना पड़ रहा है। मैं यह सोच कर नहीं लिख रही हूँ कि इसमें पाठकों का कोई मनोरंजन होगा या कोई तथ्य निकलेगा। मैं क्यों लिखती हूँ, क्यों सोचती हूँ, खुद नहीं जानती। हाँ, यह जानती हूँ कि इनको सोचने में कोई सार और कोई तथ्य अवश्य होगा, तभी तो लिखती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है, इसमें कोई तथ्य तो उतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन हाँ इससे व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो पता चल ही रहा है कि क्या था इनका डेली रूटीन, क्या था। मतलब प्रेमचंद के बारे में जानना है कि व्यक्तिगत जीवन कैसा था, तो ये जीवनी तो ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि हमारे लिए वही जो सबसे ज़रूरी है। फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आराम से पूरा पढ़ा जाएगा। मिल जा भाई। शारदा बिल। स्त्रियों के प्रति उनके विचार क्या थे, इन बातों को पता तो पाठक ऊपर की घटनाओं से पा गए होंगे। आज के 7-8 वर्ष पहले आपने जागरण में एक लेख द्वारा हरविलास शारदा के समानाधिकार के प्रस्ताव पर बधाई दी थी और लिखा था कि मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ। स्त्री आपकी हमेशा कृतज्ञ रहेंगी, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जिस संपत्ति को जोड़ते हैं, पति के मर जाने के बाद उन्हीं के गोद के बच्चे उनसे मुँह छिपाते हैं। आपका यह प्रस्ताव जिस दिन पास होगा, करोड़ों महिलाएं आपको हृदय से आशीर्वाद देंगी और आपकी सदैव कृतज्ञ रहेंगी। उन्हीं के साथ मैं भी आपका कृतज्ञ हूँ। क्या हिंदू लॉ में स्त्रियाँ बेकार चीज़ समझी गई हैं जो कूड़ा करकट है, की तरह निकाल कर बाहर किया था? भगवान जाने यह कानून क्यों और किनके लिए बना था। मुझे तो आशा है कोई भी विचारवान व्यक्ति इस प्रस्ताव पर असहमति न प्रकट करेगा। शारदा बिल का जिक्र है। शारदा बिल क्या है, ये आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा आप भी मेहनत करें। थोड़ा सा इधर, हाँ, सन 1934 मई माह, काशी। हंस और जागरण मासिक और साप्ताहिक 2 पत्र निकलते थे। देखिए, हंस मासिक निकलता था और जागरण साप्ताहिक। याद रखिएगा, हंस कौन सा कैसा था, मासिक था, और जागरण साप्ताहिक। 2 पत्र निकलते थे। खर्चा बढ़ा हुआ था। बम्बई से फिल्म कंपनी वालों ने बुलाया। एक मित्र चंद्रभाल जौहरी से बातें हुई, उन्होंने भी कहा कि आप आ जाइए। देखिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पात्र देकर पूछ सकता है कि चंद्रभाल जौहरी किस रचना से संबंधित है। जब
जब वहाँ नीचे दोनों ने तय किया, उसके बाद मेरे सामने प्रस्ताव आया। आप मुझसे बोले चलो बम्बई तुमको सैर करा लाऊं। मैंने कहा कैसी सैर? आप बोले फिल्म कंपनी वाले मुझे बुला रहे हैं। फिल्म कंपनी वाले बुला रहे हैं, यह ठीक है, पर वहाँ की आबो हवा अच्छी नहीं है, फिर आपका हाजमा कमज़ोर, वहाँ के जलवायु में आप ठीक रह ना सकेंगे। आप बोले आखिर और लोग भी तो रहते हैं। मैं बोली सबके रहने न रहने की क्या बात है, हर एक आदमी अपने अपने सुविधे से रहता है, मैं तो आपको वहाँ जाना अच्छा नहीं समझती। आप बोले तुम ही सोचो, बिना जाए काम भी तो नहीं चल सकता। यहाँ जो कुछ आमदनी होती है अपने खर्च के लिए हो जाती है। अब यह हंस और जागरण कैसे चले, यह भी तो तुम्हारे साथ दोनों बंधे हुए हैं। मैं बोली तो फिर इनके लिए भी बम्बई जाना मैं ठीक नहीं समझती। आप बोले अब जो इन हाथियों को गले से बांधा है तो क्या उनको चारा नहीं दोगी, आखिर इनको भी तो जिंदा रहना है। मैं बोली आप जो भी काम करते हैं जान की मुसीबत मोल ले लेते हैं। फिर बम्बई गए फिल्म करने के लिए। आप बोले यह तो तुम्हारी गलती है, लोगों के उपकार के लिए मैं थोड़ी ही लिखता हूँ, अपनी आत्मा की शांति के लिए जो कुछ लिखता हूँ उसको तादाद में जितने ही लोग ज़्यादा समझ सके, देख सके, पढ़ सके, उतना ही मुझे ज़्यादा शांति मिलेगी। और उसके बाद दूसरा फ़ायदा यह कि लोग हंस और जागरण के चलाने के लिए मैं ज़्यादा रुपये दे सकूँगा। 1000 साल बाद देने का वादा करते हैं, एक है 9000 साल वह देने का वादा करते हैं, और इसके साथ यह भी है कि 9000 रुपये सालाना इनको मिलेगा। यह भी है कि बम्बई में 1.5 साल रहने के बाद वह मुझे 9 से 10 हज़ार घर बैठे देंगे। मैं घर पर बैठ करके उनके लिए यहाँ से कहानियाँ भेजता रहूँगा। मतलब साल 1.5 साल बम्बई में रहना क्या बुरा है, हमेशा के लिए घर बैठे काम मिल जाए तो क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। हो गया वर्क फ्रॉम होम जैसा अभी चल रहा है कोरोना के बाद से। ये उस समय देखिए आज़ादी के पहले भी वर्क फ्रॉम होम चलता था। ये इसका मतलब उनके पहुंचने का पत्र 7 जून को तहसील सोराम में मिला, जहां की मैं शादी में गई थी। वहां वह 4 जून सन 1934 का लिखा था। प्रिय रानी, शुभ प्यार, मैं तुमसे विदा होकर बम्बई खैरियत से पहुंच गया हूं। यहाँ स्टूडियो का काम भी देखना शुरू कर दिया है। तुम भी, मैं बच्चों के गालवन सोराम तो खैरियत से पहुंच ही गई होगी। गालवन बेटी को लेने भी कोई नहीं गया होगा। अब तुम्हारे पास बेटी और ज्ञानू भी पहुंच जाएगा। तुम्हारे पास तो सभी होंगे, भाई बंद लड़के लड़की सभी। और मुझे तो तुम लोगों के बिना इतनी बड़ी मुंबई होते हुए भी सुनी ही मालूम होती है। यही बार बार इच्छा होती है कि छोड़ छाड़ कर भाग खड़ा हूँ। बार बार यह झुंझलाहट होती है कहाँ से कहाँ यह बला भी ले ली मैंने भी। अभी मकान नहीं लिया है, अभी मकान ले लूँगा तो वह सोना घर मुझे और खाने दौड़ेगा। इस ख्याल से मैं मकान के लिए सोचता ही नहीं हूँ। मकान तो उसी समय लूँगा जब तुम्हारा पत्र आने के लिए आ जाएगा, और मकान ही लेकर सीधा तुम्हारे पास लेने को आऊँगा। मेरी तरफ से बच्चों को प्यार कर लेना, अपनी बहन जी को मेरा सलाम कहना, और लोगों से यथा योग्य मैं आराम से हूँ, तुम किसी बात की चिंता न करना। तुम्हारा धनपत राय। देखिए धनपत राय से ही नाम से चिट्ठी लिखते थे। तो आगे चला जाए। बम्बई पहुँच गया, अब शायद बम्बई से वापस भी आएंगे। बम्बई से वापस आ गए। बम्बई जाने के बाद 2-3 महीने रहने पर मालूम हुआ कि जो कहानी उन्होंने तैयार की थी, हालांकि उसमें काफ़ी काट छाट हो गई थी, फिर भी सेंसर बोर्ड द्वारा रोक दी गई थी। इसको देखने के बाद उनको ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ मैं जिस काम से आया वह मेरा होता नज़र नहीं आ रहा है। मुझसे बोले यहाँ जो कुछ है वह सिनेमा के मालिक लोगों के हाथों में है, लेखक को कोई महत्व नहीं दिया जाता, वह तो पैसा कमाना चाहते हैं। सेम बात अभी भी चलता है, और लोग डायरेक्टर को उतना इज्जत नहीं करते, क्योंकि मूवी का अगर बेसिक कुछ है तो स्टोरी राइटिंग ही है, और कहानी अच्छी है तो मूवी चल जाती है। कोई कोई एक्टर भी कहानी अच्छी नहीं होने के बाद भी उनको अपने परफॉर्मेंस से जान डाल देते हैं, लेकिन मूवी तभी अच्छी लगती है जब कहानी उसकी अच्छी हो। और उस समय भी यही हाल था जब राइटर थे प्रेमचंद, उनका भी क्रेडिट उनको नहीं मिलता था। आज भी बहुत सारे राइटर को क्रेडिट नहीं मिलता है, यहाँ तक लोग नाम भी नहीं जानते हैं बढ़िया बढ़िया मूवी का कि उसका राइटर कौन है, कौन लिखा है स्क्रिप्ट।
सब बातें हैं कि यहाँ वैसे होता है वैसे होता है, इसमें बातें बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये किताब उतनी कारगर नहीं है। चलिए, मद्रास भ्रमण। आपको मद्रास की हिंदी प्रचार सभा ने बुलाया था। आप आकर मुझसे बोले, चलो हम तो मद्रास घुमाएं। मैं बोली, किस लिए? हिंदी प्रचार सभा वालों ने बुलाया। या था कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि मद्रास भ्रमण के लिए किसने बुलाया था प्रेमचंद को? तो हिंदी प्रचार सभा ने बुलाया था। मैं बोली, खर्च बहुत पड़ेगा। आप बोले, देखा जाएगा। मैं चलने के लिए तैयार हो गई। मेरी भी इच्छा मद्रास देखने की थी। दिसंबर का महीना था 1934। हम लोग 4 आदमी चले। हम 2 थे, तीसरे नाथूराम प्रेमी, एक चौथे मद्रासी सज्जन। कितने लोग थे? देखिए, मद्रास भ्रमण पर जाने वाले कितने लोग थे? हम 2 थे, प्रेमचंद और शिवरानी देवी, तीसरे नाथूराम प्रेमी और एक चौथा मद्रासी सज्जन। तो ये बात याद रखिएगा कि कितने लोग आता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बोल रहे हैं दोस्तों उसको नोट डाउन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बार रिवीजन करने के लिए इतना नोवेल तो आप पढ़िएगा नहीं, इतना बड़ा जीवनी कि फिर से चलिए पढ़ते को रिवीजन करना है। यही जो नोट डाउन करिए रहिए वही 2 से 3 पेज मैक्स टू मैक्स लगेगा, और बस कम से कम 10 बार 5 बार जितना बार हो सके उसको रिवाइज करते चलिएगा। उतना काफ़ी है जानने के लिए। और एक आपको ओवरऑल पता चल ही गया है कि इसमें बात है, तो ज़्यादा बात से कथन पूछेगा नहीं, और जो कथन पूछने लायक है उसको हम अंडरलाइन करवा ही दे रहे हैं, मार्क, और आप लोग लिखते चलिएगा। सिर्फ इसमें बातें हैं बहुत ज़्यादा। 1 मिनट। जिन चीज़ों पर मैं पहले आलोचना करती थी आज उन्हीं को हृदय से चाहती हूँ, और सबसे ज़्यादा उसी हंस को जिसको नादिर शाही हुक्म दिया था कि अगर यह नुकसान देगा तो इसको बंद कर दूंगी। उन्हीं दिनों हंस को हिंदी परिषद को दे दिया गया था कि इसका नुकसान कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हंस को नुकसान से बचाने के लिए किसको दे दिया था? तो अगर ऑप्शन में रहे हिंदी परिषद, तो हिंदी परिषद को ही टिक कीजिएगा। महात्मा गांधी के हाथों कई 10 महीने तक रहा। उस महात्मा गांधी के हाथ में भी हंस 10 महीने तक रहा। जुलाई के महीने में हंस से जमानत मांगी गई और हिंदी परिषद ने इसको बंद कर दिया। आप बीमार पड़े होते। तो ये देखिएगा, हंस पत्रिका को महात्मा गांधी भी 10 महीने तक चलाए थे। जैनेन्द्र कुमार की माँ गुजर गई। जैनेन्द्र कुमार का दिल्ली से पत्र आया कि माँ मर गई। वे आंखों में आंसू भरे मेरे पास आए और बोले, जैनेन्द्र अब अकेला हो गया, उसकी माँ मर गई। तो माँ मरने की खबर सुनकर मैं भी शक पका गई। बोली, हुआ क्या था? बोले, उनको जलोदर बहुत पहले से था, बाप तो पहले ही मर चुके थे, माँ भी चल बसी, बड़ा दुखी होगा। फिर उसकी माँ बड़ी शरीफ आदमी थी, अभी तक सारा बोझ उन्हीं के सिर पर था। जैनेन्द्र घर की ओर से लापरवाह, जहाँ भी होता घूमता रहता था, माँ उसके लिए सब कुछ थी। देखिए, जैनेन्द्र कुमार वही जो हमारे साहित्यकार हैं और हमारे रचना में भी लगे हुए हैं, मतलब सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तो इनका कुछ जो इन सिलेबस में कौन सा इनका विधा का रचना लगा हुआ है, ये भी ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गला साफ करते हुए आप बोले, इसी से ईश्वर पर विश्वास नहीं होता कि अगर सचमुच ईश्वर है तो क्या दुखिया को दुख देने में उसे मजा आता है? फिर भी लोग उसे दयालु कहते हैं और कहते हैं वह सबका पिता है। फला फूला बाग उजाड़ कर वह देखता है और खुश होता है। दया तो उसे आती नहीं, लोगों को रोते देखकर शायद उसे खुशी ही होती है। अगर ऐसा ही ईश्वर बेरहम है तो ईश्वर कहने को जी नहीं चाहता। जो अपने आश्रितों के दुख पर दुखी न हो वह कैसा ईश्वर? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ। इसमें आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि हाँ, ईश्वर पे यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर ऐसा ईश्वर बेरहम है तो ईश्वर कहने को जी नहीं चाहता, और जो अपने आश्रितों के दुख पर दुखी न हो वह कैसा ईश्वर है। आप बोले, कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि वह तो सबका माता पिता है, तब यह कैसी बेरहमी है? तो बच्चों का खिलवाड़ हो गया। दिन भर घरौंदा तैयार किया, शाम को घर जाते समय लिप पोत कर उसे बराबर कर दिया। जैसे उन बच्चों के दिलों में कोई प्रेम नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। लोग उसे इस विषय में पागल ही कहना ठीक होगा। मैं बोली, लोग तो कहते हैं कि अपने कर्मानुसार सभी को भुगतना पड़ता है। आप बोले, जब
तुम लोग यह कहते हो कि बगैर ईश्वर की इच्छा के हम पलक तक नहीं गिरा सकते, तब कैसे ईश्वर हमसे अन्याय कराता है? जो अच्छा समझे वही हमसे कराए, हम जिससे दुखी ना हो सकें। कुछ नहीं, ये सब धोखे में डालने वाली भावनाएं हैं। बस अपने को धोखे में डालने के लिए यह सब प्रपंच रचे गए हैं। और नहीं तो हम जब प्रत्यक्षतः कोई बुरा काम नहीं करते तो लोग कहते हैं अगले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा, उसी का यह फल है। और मैं कहता हूँ यह सब गोरख धंधा है, उस बेचारी को यहाँ कौन सा सुख मिला। ये जिनेंद्र कुमार की माँ का बारे में बोला जा रहा है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, कर्म के बारे में बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी। गांव में आखिरी बार आना और छज्जों का बनवाना। बम्बई से लौटने के बाद में गांव रहने को चली गई। जून के महीने में लड़की भी आ गई। मकान की छतें बुरी तरह से टपक रही थी। मालूम हुआ कि छत तो बिल्कुल बेकाम हो गई है। मजदूर छतों की मरम्मत करने को बुलाए गए। उन्हें बताया गया कि मरम्मत से काम नहीं चलने का, छत पूरी बनवानी पड़ेगी। उसको खुदवाना तय पाया। जिस वक्त छत खोदी जा रही थी आप उस पर बैठे रहते थे। मैं समझ रही थी कमरे में काम कर रहे होंगे, पर जाकर देखा तो आप धूप में बैठे मजदूरों से बात कर रहे हैं। ये अपने गाँव गए थे, वहाँ पे जो उनका पुराना घर था उसका छत टपक रहा था, चूता होगा बारिश में, तो इसलिए छत को बनवा रहे थे फिर से नया तरीका से। तो ये लास्ट टाइम इनका गांव जाना था। उसके बाद और अंतिम दिनों में इनका हमेशा बीमारी रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा इनका बीमारी का बात चल रहा था। दुनिया का कारोबार ज्यों का त्यों चलता रहता है। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वह हाथ मलते रहते हैं। हाँ, वह अस्थायी तस्वीर हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती है। जो मिलने वाली चीज़ है वो अपनी नहीं, आज है कल नहीं, हाँ अपना दर्द ही मरते दम तक साथ देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मिलने वाली चीज़ है वो अपनी नहीं है, और आज है तो कल नहीं है, हाँ अपना दर्द ही मरते दम तक साथ रहता है। बहुत बढ़िया लाइन है कि जो मिलेगा वो है नहीं, और जो रहेगा भी वो परमानेंट रहेगा नहीं। तो ज़्यादा दुखी होना नहीं चाहिए जीवन में आदमी को, बस मेहनत करिए और आगे बढ़िए। अप्रैल का महीना था, आपको लाहौर से निमंत्रण आया, कहानी सम्मेलन था। मुझसे बोले भाई लाहौर से न्योता आया है और मेरी इच्छा कि चला जाऊँ, मगर ये सोचता हूँ कि तुम भी चलती तो ज़्यादा बेहतर था, और चले चलो उसमें हर्ज क्या। मैं बोले मैं अभी कई जगह गई हूँ, थक गई हूँ, और फिर दूसरी बात घर पर भी तो कोई नहीं है। तो यहाँ लाहौर से भी इनको नेता आया था। कभी सम्मेलन होगा उसी में लाहौर का जिक्र है, ये ध्यान रखिएगा। इंसान एक इम्पोर्टेंट कथन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंसान समय के हाथ का खिलौना है। जैसा समय खिलाता है इंसान उसी तरह खेलता है, उसी में एक मैं भी हूँ। यहाँ गोदान छप चुका था। मंगलसूत्र का प्लॉट सोच रहे थे। छपकर गोदान मेरे पास पढ़ने को आया। मैं उसे पढ़ रही थी। आप अपने कमरे में अकेले थे, मैं भी अपने कमरे में थी। मैं होरी की मृत्यु की बात पर पढ़ रही थी। होरी की मृत्यु की बात पढ़ रही थी। होरी की मौत पर मुझे रुलाई आ गई। रोते रोते मेरी हिचकियाँ बन गई। अब आप अपने कमरे से पान खाने के बहाने मेरे कमरे में आए और फिर ये कंसोल करते हैं, चुप कराते हैं, करे सब भाई भ्रम है, ऐसी काल्पनिक है, इसको इतना सीरियसली मत लीजिए। सही में गोदान पढ़ते टाइम लास्ट में जब होरी मरता है तो इमोशनल तो आदमी हो ही जाता है। क्या उपन्यास है, तो वन ऑफ द बेस्ट नोवेल ऑफ प्रेमचंद और ऑल टाइम। अगस्त। गोरकी की मौत पर आज ऑफिस में मीटिंग होने वाली थी। रात को जब आपको नींद नहीं आई तो आप उठकर भाषण लिखने लगे। उन दिनों मुझे भी रात को नींद नहीं आती थी। मेरी आंख खुली तो देखा कि आप ज़मीन पर बैठे कुछ लिख रहे हैं। गोरकी एक फिलोसफर थे या शायद राइटर थे, राइटर ही थे, जर्मनी या मतलब रूस के पता नहीं, हाँ लेकिन उधर के साइड के, और राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। आज ऑफिस में, आज मतलब आज पत्रिका जो आज न्यूज़पेपर आता है ना, उसके ऑफिस में मीटिंग होने वाली थी, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। मैं बोली यह मीटिंग है कैसी? आपने कहा शोक सभा है। वो कौन, हिंदुस्तानी थे? पूछते हैं गोरकी के बारे में। नहीं, यही तो हम लोग की तंग दिली है। गोरकी इतना बड़ा लेखक था कि उसके विषय में जातीयता का सवाल ही नहीं उठता। लेखक हिंदुस्तानी या यूरोपियन नहीं देखा जाता, वह जो लिखेगा उससे सभी को लाभ होता है। मैंने कहा ठीक, उसने हिंदुस्तान के लिए भी कुछ लिखा। आप बोले तुम गलती करती हो रानी, लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वह अलग अलग बांट दे। लेखक के पास तो उसकी
तपस्या ही होती है, वही सबको वह दे सकता है, उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता। लोग जो तपस्या करते हैं वह तो अपने लिए, लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग तो तपस्या करते हैं अपने लिए, लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता। देखिए, अगर मान के चले इसको, इस कथन को दे तो आप जरूर शुक्ल जी या फिर किसी आलोचक से कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन ये प्रेमचंद का लाइन है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं बोली वो बोलते हैं कि जनता नहीं जानती है लेखकों को, ये वो तो शिवानी देवी बोलती है कि जानते क्यों नहीं, तुलसी, सूर, कबीर, वे किसको नहीं जानते। आप बोले इनको भी जानकर गांव में थोड़े हैं, इनके भी जानकार गांव में थोड़े हैं, मतलब थोड़े सा है। इसका कारण है शिक्षा का अभाव। अभी यहाँ बहुत थोड़ी शिक्षा है, उसी वजह से यहाँ जो कुछ होता है वह थोड़े लोगों के लिए होकर रह जाता है। जब घर घर शिक्षा का प्रचार हो जाएगा तो क्या गोरखी का प्रभाव घर घर न हो जाएगा। वे भी तुलसी सूर की तरह चारों ओर पूजे जाएंगे। मैं बोली यहाँ वालों को तो पहले अपनों की पूजा करनी चाहिए। आगरे का कवि सम्मेलन आपको याद है नहीं रहा क्या, जब हरिऔर जी को बड़ी सभा में कुछ शब्द कहा गया, आप ही उस पर बिगड़े भी थे और लोग तो चुप रह गए थे। हरिऔर जी का भी जिक्र आया है यहाँ पे, देखिएगा। और आज भी कवि सम्मेलन देखते हैं, कमेंट पास करना, उलूल जुलूल निगेटिव शब्द बोलना होता रहता है। तो मैं बोले क्या खाते पीते हो, कुछ तो नहीं। आप बोले गोरकी के मरने से मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे दिल में यही आ रहा है कि गोरकी की जगह लेने वाला कोई नहीं रहा। गोरकी के मरने की चर्चा वे कई दिनों तक करते हैं। जब जब गोरकी के विषय में बातें करते हैं तब तक उनके हृदय में एक प्रकार का दर्द सा उठता दिखाई पड़ता है। गोरकी के प्रति उनके दिल में असीम श्रद्धा थी, वही उनका अंतिम भाषण था। गोरकी का कोई समकक्ष लेखक उनकी निगाह में नहीं आता था। गोरकी की चर्चा वे अक्सर उन दिनों करते, कौन जानता था कि 2 महीने भी बीतने नहीं पाएंगे कि वह खुद चले जाएंगे। इसके चले जाने से हिंदी साहित्य और खासकर मेरा तो जैसे तारा ही टूट पड़ा। गोरकी के लिए वे इतना दुखी थे, अब हम लोगों के लिए क्यों वे दुखी नहीं होते। फिर इस पर मेरा गिला करना बेकार है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि गोरकी किस देश से थे और कौन सा वाद था, मतलब छायावाद टाइप रोमांटिसिज्म क्या लिखते थे। इन दोनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उनको पहले 25 जून को खून की कै हुई थी, उसी दिन से उनको नींद नहीं आती थी, मगर डॉक्टर ने कह दिया कि पित्त की खराबी से हुआ है। साथ ही डॉक्टर ने कहा था कि मैंने ऐसे कितनी रोगी अच्छे कर दिए। मतलब प्रेमचंद के बारे में अभी इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। हम दोनों को विश्वास हो जाता है कि आप अच्छे हो जाएंगे। एक रोज़ घूम कर आप लौटे तो मुझसे बोले, मैं रास्ते में चलता हूँ तो पैर थराने लगते हैं, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता है। खून भी तो 2.5-3 सिर के लगभग निकल चुका है। वे खाने में एहतियात करते थे। उनका यह क्रम 1 महीने तक चलता रहा, पर एक दिन भी वे नहीं बैठे। उसी में उन्होंने मंगलसूत्र के कितने ही सफ़े लिख डाले। मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहता है अपने अंतिम दिनों में प्रेमचंद। और काम भी बीच बीच में करते रहे। कई दिन घूमने गए तो साथ में मक्खन, हरी सब्जी अपने साथ लेते आते हैं, जैसा कि उनकी पुरानी आदत थी। ताकत न होने पर भी अपने को कमज़ोर नहीं महसूस करते थे। आप बोले कई रोज़ रात भर दस्त आते रहे, शायद उसने जुलाब दे दिया था। मैंने ही दुनिया से लिखवाया था कि चलिए आओ, क्योंकि दस्त मुझे आते थे तो रात का कमोड हकीम जी को खुद साफ करना पड़ता। हकीम देवता है, उसकी शराफत क्या बताऊँ। उन्होंने मेरी सेवा जी जान से की। 10 दिन वहाँ था, तब तक हकीम जी सोए नहीं। दोनों को सुलाकर रात भर मेरे पास बैठे रहते थे। ऐसा शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा। ऐसे मुसलमान पर हज़ारों हिंदू कुर्बान हो सकते। उसने जैसी मेरा सेवा की, उसकी तारीफ मैं क्या करूँ। मैं अच्छा हो गया तो उनकी सेवा मैं करूँगा। हकीम जो थे वो बहुत अच्छा आदमी थे और इनका हेल्पर टाइप था, मतलब सेवा सत्कार करने के लिए शिवरानी देवी के ऑप्शंस में। चलिए अब दोस्तों, अब ख़त्म ही होने वाला है। आप बोले अच्छा एक और चोरी सुनो। मैंने अपने पहली स्त्री के जीवन काल में ही एक और स्त्री रख छोड़ी थी। तुम्हारे आने पर भी उससे मेरा संबंध था। मैं बोली मुझे मालूम है। यह सुनकर वे मेरी ओर देखने लगे। उसे देखने के भाव से ऐसा मालूम होता जैसे मेरे मुंह को पढ़ लेना चाहते हो। मैंने उनको अपनी तरफ देखते देखते निगाह नीची कर ली। बड़ी देर तक वे गंभीर होकर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे। मैं शर्म से सिर झुकाई थी। और इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था प्रेमचंद जी का। आज लोग कितना हाइप बनाए हुए देखिए, उस समय में भी सब चल रहा था ये सब। हर इंसान के एक न कुछ एक है ना निदा फाजली का शेर कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना बार बार देखना। तो वही बात लागू होता है कि आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते।
चलिए आगे पढ़ा जाए। दुनिया की दुआ कर रहे थे और अपने जाने की तैयारी, फिर खुद कहने लगे दुनिया की सब नियामतें रहेंगी पर हम नहीं रहेंगे। क्या बात है। इन सबको सुनकर मेरा हृदय फटा जा रहा था। सबके बाद मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला। अंधेरी रात में बाहर खड़ी खड़ी रोती रही और रोने के बाद मेरी यह भावना हुई कि मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ। भीतर से मेरी आत्मा पुकार पुकार कर रही थी कि देखो तुझे कितना दुख सहना पड़ेगा। मैं उस अंधेरी रात में कुएं की तरफ चली। जब कुएं की जगह पर पहुंची तो ध्यान आया तुम डूबने तो जा रही हो, इनकी सेवा कौन करेगा। यह प्रेम नहीं है, प्रेम तो इसी में कि घुट घुट कर मरो। अगर अच्छे रहे तो सुख से रहना। पैर में जैसी बेरी पड़ गई वह महज एक आशा थी। मतलब कुछ समय के लिए सुसाइडल थॉट भी आता है। बीमारी के उन्हीं दिनों में नाथुराम प्रेमी बम्बई से मिलने के लिए आए। उन दिनों हंस की जमानत भी देनी थी। हंस की जमानत जमा करा दो। मैं बोली अच्छे होने पर सब ठीक हो जाए, घबराइए नहीं। रानी हंस जरूर निकलेगा चाहे मैं रहूँ या न रहूँ। जब मैंने सुना तो चुप होकर बोली कल जमा करवा दूंगी। मतलब हंस पत्रिका के लिए बहुत इनके दिल के करीब था ये हंस पत्रिका। उनके अंतिम दिन एक दिन बेहोशी दूर हुई तो बोले शिव प्रसाद जी गुप्त ने एक मातृ मंदिर बनवाया है। महात्मा जी उसका उद्घाटन करेंगे। उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ वहाँ जमा होगी। मैंने कहा आप अगर तब तक अच्छे हो जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो शिव प्रसाद जी गुप्त जी का जिक्र आया है, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब लास्ट है। आप चिंता के स्वर्ण बोले पानी के साथ सब कुछ निकला जा रहा है रानी। मैं उनके ये सब सुनकर रो पड़ी। टप टप करके मेरे आंसू जमीन पर लुढ़क पड़े। यद्यपि मैं बड़ी कोशिश में रहती थी कि आपके सामने मेरी आंखों से आंसू न निकले, पर इस बार मेरा मन विवश हो गया। मेरे धैर्य का बांध टूट पड़ा। तो दूसरे दिन फिर आपको बेहोशी हुई। बहुत जोर का पखाना भी हुआ। मैं उसे साफ करने के लिए बढ़ रही थी कि भाई ने मेरा हाथ पकड़कर कहा बहन हुए अब नहीं रहे, कहाँ जाती हो। मैं खुलकर रो पड़ी और तभी से आज तक रो रही हूँ। अब मुझे किसका डर रहा। पाठकों आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। अब मेरी सारी ज़िंदगी रोने के लिए ही बच रही है। मैं न कोई लेखिका हूँ न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों का जरा भी लाभ हो सके तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। और एक ख़त्म हो गया जीवनी प्रेमचंद घर में। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको कैसा लग रहा है ये बताइएगा। अब ज़रूर आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक तो पहले मैं भी शुरुआत ही कर रहा हूँ आपको पढ़ाना और लेक्चर अपलोड करना, तो उतना ज़्यादा मैं भी कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। लेकिन हाँ मतलब क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ या प्रोफेसर भी नहीं हूँ, आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मेरा भी अभी नेट क्वालिफाई हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब फिर से मुझे रिवीजन करना ही है, तो क्यों ना खुद के साथ साथ आपके साथ भी रिवीजन कर लूँ। और दूसरी बात ये कि अब अगली रचना की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी नोट्स बनाए होंगे उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। तो रिवीजन कीजिए और देखिए फिर आगे क्या चलता है और आगे कौन सा कुछ 1-2 दिनों में फिर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए साथ में।